डियर स्टूडेंट, जेपीआई से डिजिटल स्टडी में आपका स्वागत है। आज आपका सामाजिक विज्ञान 10th के अंतर्गत यानी कक्षा 10 सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत आप जो है डियर स्टूडेंट, जेपीआई से डिजिटल स्टडी में आपका स्वागत है। आज कक्षा 10 सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत आपका टॉपिक है भूमि निम्नीकरण एवं संरक्षण के उपाय। भूमि के निम्नीकरण और उसके संरक्षण के उपाय के संदर्भ में हम लोग अध्ययन करेंगे। तो इसके अंतर्गत कैसे भूमि का निम्नीकरण होता है, कैसे भूमि का संरक्षण किया जाएगा निम्नीकरण को रोकने के लिए, इसके भी संदर्भ में हम लोग अध्ययन करेंगे। तो चलिए विषय वस्तु को स्टार्ट करते हैं और विषय को आगे बढ़ाते हैं। जैसा कि हेडिंग से ही क्लियर है, भूमि का निम्नीकरण। निम्नीकरण मीन्स होता है भूमि का जो स्तर है, जो गुणवत्ता है, उसका निम्न हो जाना या ख़त्म हो जाना भूमि का निम्नीकरण कहलाता है। जैसे कोई भूमि है तो उसकी गुणवत्ता, उपजाऊपन खत्म हो जाए, उपजाऊ भूमि रेगिस्तानी भूमि में परिवर्तित हो जाए, भूमि निम्नतम रूप में हो तो उसका जो है क्या कहलाता है, भूमि का निम्नीकरण कहलाता है। अब भूमि के निम्नीकरण को रोकथाम कैसे करेंगे, उसका संरक्षण करेंगे कैसे करेंगे, संरक्षण के क्या क्या उपाय करेंगे, तो उसके संदर्भ में हम लोग अध्ययन करेंगे। तो आइए भूमि के निम्नीकरण के संदर्भ में हम लोग अध्ययन करते हैं। मानवीय गतिविधियों के द्वारा, जैसा कि आप जानते हैं मानव की विविध गतिविधियां होती हैं, चाहे वो औद्योगिकरण हो, चाहे वो घर बनाने के लिए ईंट भट्ठे लगाए हो, या फिर वनों अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए वनों को काटता हो, जो भी कार्य इस तरह से करता है, विविध जो कार्य हैं मानव की जो विविध गतिविधियां हैं जिसके कारण भूमि का निम्नीकरण होता है। तो इस तरह से मानवीय गतिविधियों के कारण, जो मानव अपनी गतिविधियों के कारण क्या करता है, न केवल भूमि का निम्नीकरण करता है या निम्नीकरण हो रहा है भूमि का, बल्कि भूमि के नुकसान पहुँचाने वाली प्राकृतिक शक्तियों को भी बल मिला है। तो इस तरह से भूमि को नुकसान पहुंचाने वाली प्राकृतिक शक्तियों को भी बल मिला है। और प्राकृतिक शक्तियों को बल मिलने से क्या तात्पर्य है, दो चीज़ें आप यहाँ पे ध्यान देंगे। जैसे निम्नीकरण क्या है, निम्नीकरण का मतलब है कि जैसे भूमि की गुणवत्ता निम्न हो रही है। अब निम्न हो रही है तो इसमें प्राकृतिक शक्तियों को बल कैसे मिल रहा है, तो यहाँ पे आप ध्यान देंगे कि जैसे निम्नीकरण मतलब जैसे भूमि समतल है, उपजाऊ है, अगर हम वनों को काटेंगे, मानवीय गतिविधियाँ क्या हैं, जैसे वनों को काटा जा रहा है, तो वनों को काटने पे क्या होगा, वन जब कट जाएंगे तो मान लीजिए गंगा का क्षेत्र है या नदियों के किनारे का क्षेत्र है, तो जो समतल भूमि है जब वहाँ पे पेड़ पौधे कट जाएंगे तो पानी का जो कटाव होगा भूमि को क्या करेगा, अपने साथ ले जाएगा, यानी कटाव तेज हो जाएगा, भूस्खलन बहुत तीव्र गति से होगा। जो वहाँ पे उपजाऊ भूमि थी, पेड़ पौधे जब कट गए तो उपजाऊपन समाप्त होने लगा, भूमि बंजर भूमि में परिवर्तित होने लगी। तो यानी ये प्रकार कह सकते हैं कि जो भूमि की जो गुणवत्ता थी वो समाप्त हो गई और उसके स्थान पे भूमि को प्रभावित करने वाले या नुकसान पहुँचाने वाले प्राकृतिक शक्तियों को भी बल मिलता है। प्राकृतिक शक्तियाँ क्या है, जो प्राकृतिक आपदाएँ आती हैं, चाहे भूस्खलन हो, चाहे कह सकते हैं कटाव हो, भूकंप हो, जो भी आपदाएं आती हैं प्राकृतिक रूप में इस तरह से, क्योंकि जब वन कट जाएंगे, पेड़ पौधे कट जाएंगे तो स्वाभाविक है कि वहाँ पे मिट्टी का कटाव तीव्र गति से होगा। हम जब उत्खनन कार्य करेंगे, खनन करेंगे, ज़मीन के अंदर खुदाई करेंगे तो भूकंप आएगा, तो उससे भी प्रभावित होगा। तो बहुत सारे प्राकृतिक शक्तियाँ जो है क्या करती हैं, प्रभावित, वो भी शक्ति, उनको भी शक्ति मिल जाती है, उनको भी बल मिल जाता है भूमि के निम्नीकरण में। तो इस तरह से यहाँ पे स्पष्ट हो जाता है कि मानवीय गतिविधियों के द्वारा भूमि का क्या होता है, निम्नीकरण हो रहा है, और भूमि को नुकसान पहुँचाने वाली प्राकृतिक शक्तियों को भी क्या मिलता है, बल मिलता है। तो यहाँ पे दोनों एक दूसरे से क्या है, संबंधित हैं। यानी मानव तो जिम्मेदार है ही है, मानव के साथ साथ जब मानवीय इस क्रियाकलाप के कारण भूमि का स्तर तो गिरेगा और इसके साथ साथ जो प्राकृतिक शक्तियाँ हैं वो भी, उनको भी क्या मिलता है, बल मिलता है। जैसे बाढ़ आता है, भूकंप आता है, सूखा पड़ता है, मानव गतिविधियों के कारण ही इन प्राकृतिक शक्तियों को भी बल मिलता है। जब हम वन काटेंगे, वन नहीं रहेंगे धरती पे, धरा जो है वन से जो हरी भरी है वो समाप्त हो जाएगी, तो स्वाभाविक है कभी सूखा पड़ेगा, कभी बाढ़ आएगा, और बाढ़ आएगा तो भूमि का कटाव होगा। तो सारी चीज़ें एक दूसरे से संबंधित हैं। तो मानवीय गतिविधियों के कारण
मानवीय क्रियाकलापों के कारण। भूमि का निम्नीकरण तो होता ही है, इसके साथ साथ प्राकृतिक शक्तियों को भी क्या मिलता है, बल मिलता है। क्यों बल मिलता है? क्योंकि प्राकृतिक शक्तियों को अनुकूल परिस्थितियाँ मिलती हैं। जैसे वन कटेंगे तो स्वाभाविक है सूखा आएगा, समय से वर्षा नहीं होगी, तो ये सारी प्राकृतिक आपदाएं आती हैं, इनको भी बल मिलता है। और ये भी जो है भूमि के निम्नीकरण में अपना कह सकते हो नुकसान में अपना भी इनका योगदान होता है। तो यहाँ पे भी ये स्पष्ट हो जाता है कि मानव के साथ साथ प्राकृतिक शक्तियों को भी बल मिलता है। मानवीय जो क्रियाकलाप उनसे तो निम्नीकरण भूमि का हो ही रहा है, इनके साथ साथ प्राकृतिक शक्तियों को भी बल मिलता है। आगे बढ़ेंगे। अवशिष्ट भूमि निम्नीकृत भूमि होती है जिसमें चट्टानें, शुष्क बंजर, रेगिस्तानी क्षेत्र शामिल हैं। तो अवशिष्ट भूमि क्या है? निम्नीकृत भूमि होती है जिसमें क्या है, चट्टानें हैं, शुष्क बंजर है और रेगिस्तानी क्षेत्र है। तो जो जिसमें चट्टानें हैं, शुष्क बंजर है जिसमें कोई उपजाऊ नहीं है, और रेगिस्तानी क्षेत्र, और इसमें वो भी भूमि सम्मिलित है जिसमें अपशिष्ट पदार्थ जब किसी भूमि में मिल जाते हैं। जैसे मान लीजिए किसी उर्वर भूमि है, मानवीय क्रियाकलापों उसमें कंकड़, पत्थर और या फिर प्लास्टिक के सामान या यूज़ किए हुए, डेली यूज़ किए हुए जो सामान पूरे धरातल पे भर जाएं पूरे, तो भूमि का स्तर क्या हो जाएगा, निम्न हो जाएगा। जो उर्वर भूमि है वो उस भूमि के स्थान पे अपशिष्ट पदार्थों से वो मिट्टी भर जाएगी, जो किसी भी स्थिति में कृषि कार्य करने के योग्य नहीं रहेगी। या फिर किसी उद्योग का जब जल उसमें मिलाने लगे तो क्षारीय, पूरी भूमि क्षारीय हो जाए, पूरा उपजाऊपन उसका खत्म हो जाए, उर्वरता समाप्त हो जाए, तो भी निम्नीकृत भूमि कहलाएगी। तो इस तरह से निम्नीकृत भूमि में बंजर तो है ही हैं, शुष्क बंजर हैं, रेगिस्तानी क्षेत्र है, चट्टानें तो है ही हैं, वो भी निम्नीकृत भूमि आएगी जिसके मानवीय क्रियाकलापों से वो भूमि की गुणवत्ता समाप्त हो जाती है और इसके स्थान पे अपशिष्ट पदार्थों से वो भूमि भर जाती है। अपशिष्ट पदार्थ मतलब जो डेली यूज़ किए हुए जो चीज़ें होती हैं, चाहे कंकड़ पत्थर हो, चाहे टूटे फूटे सामान हो, प्लास्टिक के सामान हो, डेली यूज़ की जाने वाली अनावश्यक चीज़ें जो हैं, वो जब पूरे भूमि में मिट्टी में भर जाएंगी तो ऐसी भूमि क्या हो जाएगी, निम्नीकृत हो जाएगी, क्योंकि वो उपजाऊ भूमि नहीं रहेगी। वो भूमि में किसी भी प्रकार का कृषि योग्य की क्षमता नहीं रहेगी, क्योंकि वो अपशिष्ट पदार्थों से वो पूरा भर गया है। तो ऐसी स्थिति में भूमि की जो गुणवत्ता समाप्त हो जाती है, वही क्या है, उसका निम्नीकृति है। आगे बढ़ेंगे इसी क्रम में। इस समय देश में 13 करोड़ जो है हेक्टेयर भूमि क्या है, निम्नीकृत हैं। तो 13 करोड़ हेक्टेयर भूमि इस समय क्या है, निम्नीकृत हैं। अब निम्नीकृति के क्या क्या कारण हैं, किनके द्वारा निम्नीकृत होता है, भूमि का स्तर क्यों गिरता है? तो इसमें खनन द्वारा, जैसा कि आप जानते हैं, खनन के द्वारा भी चाहे कोयला निकाला जाता है, चाहे जो भी चीज़ें खनन में निकाली जाती हैं खनिज संपदा में, इनके माध्यम से भूमि की शक्ति समाप्त होती है। मिट्टी के ऊपरी खनन से भी जो ऊपर का लेयर है, उपजाऊपन है, वो समाप्त हो जाता है। पेड़ पौधे नष्ट हो जाते हैं। भूमि में अनावश्यक जो है भूकंप आता है इन खनन के द्वारा। तो इस तरह से खनन भी एक क्या है, भूमि के निम्नीकरण का एक कारण है। अगला क्या इसी के अंतर्गत है, अतिचारण। डियर स्टूडेंट, जैसा कि आप जानते हैं, जो भूमि की ऊपरी परत है, इस पे जब घास फूस होते हैं, छोटे छोटे पेड़ पौधे होते हैं, जब पशुओं के द्वारा जब ये लगातार कंटिन्यू चराई होने लगती है, तो उसमें जो घास की जो छाल होती है वो जो मिट्टी को बांधे रहती है, लगातार उनके पैरों पे पड़ने से के कारण जो है घास फूस नष्ट हो जाती है, मिट्टी एकदम खुरदुरी हो जाती है। और लगातार जब जानवर उस पर पशु जो है चढ़ते रहते हैं, तो मिट्टी के अंदर जो घास है जब ऊपरी परत तो समाप्त हो जाती है, तो मिट्टी रेत के रूप में हो जाती है। उसके अंदर जब घास फूस नहीं रहेंगे, चूँकि उनकी जड़ें जो है मिट्टी को बांध करके रखती हैं, तो ऐसी स्थिति में लगातार पशुचारण के कारण जो मिट्टी जो है जमी हुई है वो एकदम भुरभुरी हो जाती है और रेगिस्तानी क्षेत्र में परिवर्तित होने का खतरा उसमें बना रहता है। और लगातार अगर चराई हो रही है, मान लीजिए कुछ ऐसा क्षेत्र है, रेगिस्तानी क्षेत्र है, थोड़ी बहुत मिट्टी वहाँ पे जमी हुई है, अगर लगातार पशुओं की चराई होगी तो ऐसी स्थिति में वो मिट्टी की एकदम भुरभुरी हो जाएगी। जो छोटी मोटी झाड़ियाँ होंगी, घास फूस होंगे, वो भी समाप्त हो जाएंगे और भूमि रेगिस्तानी भूमि में परिवर्तित तो हो जाएगी। तो पशुचारण से भी भूमि का निम्नीकरण होता है। उनके पैरों के द्वारा मिट्टी भुरभुरी हो जाती है, घास फूस जो होते हैं वो समाप्त हो जाते हैं, झाड़ियाँ जो छोटी मोटी होती हैं वो नष्ट हो जाती हैं। तो ऐसी स्थिति में भूमि के रेगिस्तानी हो जाता है, जिसके कारण निम्नीकरण का क्या बनता है, कारण बनता है।
तो यहाँ भी एक कारण है क्या, पशुचारण। अगले क्रम में हम लोग चलेंगे औद्योगिकरण। जैसा कि आप जानते हैं मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए उत्पादन तीव्र गति से किया जाता है और तीव्र गति से उत्पादन करने के लिए देश में औद्योगिकरण की आवश्यकता है और औद्योगिकरण हो भी रहा है। जहाँ पे किसी चीज़ का पॉजिटिव सकारात्मक फ़ायदा है या प्रभाव पड़ता है, वहीं किसी चीज़ का नकारात्मक पहलू भी होते हैं, नुकसान भी उससे होता है। मानवीय आवश्यकताओं के लिए उद्योग तो बड़ी मात्रा में लगाए गए, लेकिन उद्योगों के लगने से नुकसान भी निकल कर के बहुत सारे आए। उद्योगों से निकलने वाला जो गंदा प्रदूषित जल है, केमिकल युक्त है, जब वो खुले मैदानी क्षेत्रों में या भूमि में उसके जो स्रोत हैं जल के, या जो गंदा जो है अपशिष्ट जो जल है फैक्ट्रियों का, जब मैदानी क्षेत्रों में ऐसे खुले में छोड़ दिया जाता है तो वहाँ की भूमि उतनी बेकार हो जाती है, मिट्टी की गुणवत्ता समाप्त हो जाती है क्योंकि उसमें केमिकल होता है। और ऐसी परिस्थितियों में भूमि के निम्नीकरण का ये भी एक क्या बनता है, कारण बनता है। यानी फैक्ट्रियों से जो निकला केमिकल युक्त जो जल है, जो रासायनिक जो जल है, वो भी भूमि की गुणवत्ता को क्या करता है, समाप्त करता है और भूमि निम्नीकरण की ओर बढ़ता है। तो यहाँ पे ये भी कारण निकल कर के आ रहा है औद्योगिकरण, यानी उद्योगों के कारण भी भूमि की गुणवत्ता समाप्त होती है। भूमि में उद्योगों से निकला जो रासायनिक केमिकल है, जो जल है, जो उसका रसायन निकलता है, वो भी भूमि में मिल जाने के कारण उसका उपजाऊपन समाप्त हो जाता है, मिट्टी की उर्वरता समाप्त हो जाती है और ये भी निम्नीकरण का कारण बनता है। आगे बढ़ेंगे, वनों की कटाई। डियर स्टूडेंट, जैसा कि आप जानते हैं पृथ्वी जो है, पृथ्वी पे हरियाली आवश्यक है, पृथ्वी पे पेड़ पौधे बहुत ज़रूरी है। पृथ्वी पे इस धरा पे अगर पेड़ पौधे नहीं रहेंगे तो ऐसे स्थिति मानव जाति के लिए बहुत ज़्यादा, मानव जाति संपूर्ण जीव जंतुओं के लिए खतरा उत्पन्न हो जाएगा। इनसे ऑक्सीजन ही नहीं मिलता, पेड़ पौधे से अनेक लाभ हैं, बहुत सारे लाभ हैं। तो पेड़ पौधे जो हैं ये क्या करते हैं, मिट्टी को एकदम, इनकी जड़ें जो होती हैं बांध करके रखते हैं। पेड़ पौधे वर्षा में सहायक हैं, उनकी जो पत्तियां हैं जब मिट्टी में मिल जाती हैं, सड़ गल जाती हैं तो मिट्टी को उर्वर बना देती हैं, उपजाऊ बना देती हैं। लेकिन जब पेड़ पौधे बहुत तीव्र गति से काटे जा रहे हैं मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए, तो ऐसी स्थिति में जब पेड़ पौधे कट जाएंगे, वृक्ष ही नहीं रहेंगे, तो वृक्षों से जो अनेक लाभ हैं, जैसे पत्तियां गिरेंगी तो मिट्टी उपजाऊ होगी। जब पत्तियां ही नहीं रहेंगी, पेड़ पौधे ही नहीं रहेंगे, तो मिट्टी कैसे उपजाऊ होगी। पेड़ पौधे समाप्त हो जाएंगे तो जो उनकी जड़ें मिट्टी को काट करके रखती हैं, ऐसे स्थिति में बाढ़ आएगा तो मिट्टी का कटाव तीव्र गति से होगा, तो अनेक सारे हानियाँ होंगी पेड़ पौधों को कटने से, और इससे भूस्खलन भी होगा, मिट्टी का कटाव होगा, उपजाऊ जो मिट्टी है वो नहीं रहेगी, क्योंकि पत्तियाँ, जब पेड़ पौधे ही नहीं रहेंगे तो पत्तियाँ कहाँ से आएंगी। तो इस तरह से पेड़ पौधों के कटने का ये भी भूमि के निम्नीकरण का क्या बनता है, एक कारण बनता है। डियर स्टूडेंट, तो ये सारे क्या थे कारण, भूमि के निम्नीकरण के सारे ये कारण थे। अब हम लोग अध्ययन करेंगे निम्नीकरण के उपाय, यानी भूमि की जो गुणवत्ता है, उसका उपजाऊपन है, उसका जो स्तर है वो निम्न न होने पाए, कम न होने पाए, उसको समाप्त न होने पाए, उसको कैसे रोकेंगे, कौन कौन से उपाय हैं, कौन कौन से हम संरक्षण के उपाय खोजेंगे जिनके माध्यम से भूमि के निम्नीकरण की रोकथाम की जा सकती है। तो इस विषय वस्तु पे हम लोग अध्ययन करेंगे। तो भूमि के निम्नीकरण के निम्न उपायों के द्वारा हम इसे निम्नीकरण को रोक सकते हैं। तो जैसे वृक्षारोपण, वृक्षारोपण जो है बहुत आवश्यक है। वृक्षारोपण करके, वृक्ष लगा करके हम इस धरा के, इस पृथ्वी पे जो भूमि का निम्नीकरण हो रहा है, इसको हम अपने कर्तव्यों से, अपने उत्तरदायित्वों से इसे रोक सकते हैं। वृक्षारोपण जब करेंगे तो वृक्ष जब बड़ी मात्रा में लगाए जाएंगे तो वृक्षों से अनेक लाभ है, जैसा कि आप जानते हैं कि उसकी पत्तियां गिरती हैं तो भूमि उपजाऊ होती है। पेड़ पौधे लगने से भूमि में, मिट्टी में का कटाव नहीं होगा, बाढ़ नहीं आएगा। तो इस सारे विविध सारे लाभ हैं, बहुत सारे फैक्टर हैं जिनके कारण जो है भूमि के निम्नीकरण को रोका जा सकता है। तो यहाँ पे वृक्षारोपण बहुत महत्वपूर्ण है, हर व्यक्ति को वृक्षारोपण करना चाहिए। वृक्षारोपण के कारण ही या वृक्षारोपण के माध्यम से ही भूमि के निम्नीकरण को रोका जा सकता है। बहुत ही कह सकते हैं आसान और सरल माध्यम है, वृक्ष लगाएं और इस धरा को सुरक्षित बचाएं, मानव को बचाएं, संपूर्ण जीव जंतुओं को बचाएं। तो वृक्षारोपण के माध्यम से हम भूमि के निम्नीकरण को रोक सकते हैं। अगला है रेतीले भूमि पर कांटेदार झाड़ियाँ लगाकर। डियर फ्रेंड, जैसा कि आप जानते हैं जो रेतीले भूमि है, अगर इस पर हम कांटेदार झाड़ियाँ लगा दें तो इनकी जड़ें भूमि को जो है मिट्टी को बांध करके रखती हैं
और ऐसी स्थितियों में जो खुला रेतीली भूमि है वो जब उस पर कांटेदार झाड़ियाँ लग जाएंगी तो ऐसी स्थितियों में मिट्टी जो है उनमें जड़ें उनमें पहुंच जाएंगी और मिट्टी को बांध के रखेगी। तो ये भी जो है निम्नीकरण को रोकने का एक उपाय है जिसके माध्यम से निम्नीकरण को रोका जा सकता है। अगला है भूमि कटाव को रोकथाम। जैसा कि आप जानते हैं भूमि का कटाव भूमि के निम्नीकरण का प्रमुख कारण है। अगर भूमि का ऊपरी सतह कट जाएगा तो जो उसका उपजाऊपन मिट्टी है, जो उसकी उर्वरता है, वो तो बह जाती है कट की मिट्टी, और ऐसी स्थिति में भूमि का स्तर गिर जाता है। तो इसको रोकने के लिए इस पर हम वृक्षारोपण कर सकते हैं, खेतों में मेड़बंदी कर सकते हैं जिससे मिट्टी कटने ना पाए। बहुत सारे उपाय हैं, सीढ़ीदार खेती करके हम मिट्टी को रोकथाम कर सकते हैं। तो ऐसे में रोकथाम करने के लिए नदियों पे बांध बना करके बहुत सारे फैक्टर हैं जिनके माध्यम से हम बाढ़ को रोकेंगे, मिट्टी के कटाव को रोकेंगे, और इस तरह से हम मिट्टी के कटाव को रोक करके निम्नीकरण को रोक सकते हैं। तो ये भी एक प्रमुख फैक्टर है जिसके माध्यम से हम निम्नीकरण का उपाय कर सकते हैं। अगला है बंजर भूमि को उचित प्रबंधन करके। जैसा कि आप जानते हैं बंजर भूमि है उसका प्रबंधन कैसे करेंगे, कौन कौन से व्यवस्था करेंगे जिनके माध्यम से बंजर भूमि को उपजाऊ भूमि में बदला जा सकता है, या बंजर भूमि को बढ़ने से दो चीज़ें हैं। एक तो उसको बढ़ने से रोकना है, क्योंकि बंजर भूमि जितना है अगर उस पर हम प्रबंधन करेंगे तो उतना तो कम करेंगे उस बंजर की स्थिति को, और आगे भी नहीं बढ़ेगा। दो फायदे होंगे, रोकेंगे भी और उसके माध्यम से आगे भी नहीं बढ़ेगा। तो उसके लिए दो चीज़ें करना होगा। जो बंजर भूमि है वहाँ पे किसी भी तरह से पेड़ पौधे लगाया जाएगा, वृक्षारोपण किया जाएगा। तो वहाँ पे जब वृक्षारोपण धीरे धीरे होने लगेगा, पेड़ पौधे लगने लगेंगे, तो जो बंजर भूमि है जब पत्तियाँ उस पर गिरेंगी, पेड़ पौधे लग जाएंगे, तो बंजर भूमि धीरे धीरे किस में परिवर्तित हो जाएगी, उपजाऊ भूमि, क्योंकि उसकी पत्तियाँ जब गिरेंगी उस भूमि में मिट्टी में तो सड़ गल के उस भूमि को उर्वर बनाएंगी। तो ऐसे स्थिति में वो भूमि जो बंजर है वो बंजर भूमि धीरे धीरे समाप्त हो जाएगी। इसी के प्रबंधन में और हम लोग सिंचाई के साधनों का विस्तार कर सकते हैं, नहरों का निर्माण कर सकते हैं, बहुत सारे पाइप लाइन बिछा करके हम उस क्षेत्र में जहाँ पे बंजर क्षेत्र है उसको उपजाऊ बना सकते हैं। तो बहुत सारे माध्यम हैं, बहुत सारे प्रबंधन हैं जिसके माध्यम से हम बंजर भूमि को उपजाऊ बना सकते हैं, निम्नीकरण को रोकथाम कर सकते हैं। आगे है खनन नियंत्रण। जैसा कि आप जानते हैं खनन के माध्यम से भी भूमि का निम्नीकरण होता है। सरकार को इस तरह से कोई कानूनी प्रक्रिया को सख्त बनाना चाहिए। कानून तो बने हैं उसका, लेकिन सख्ती से लागू नहीं होते या कड़ाई से उसका पालन नहीं होता। तो इसके लिए सरकार को भी प्रबंधन करना चाहिए, कानूनी तरीके से को और व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त करना चाहिए जिससे खनन पे नियंत्रण लगाया जा सके। इसी क्रम में आगे है औद्योगिक जल का परिष्करण करके। जैसा कि आप जानते हैं उद्योगों से रासायनिक पदार्थ निकलते हैं जो भूमि में मिल करके उसकी उर्वरता को समाप्त कर देते हैं। तो यहाँ पे उद्योगों के जो रासायनिक जल है उसको क्या करना है, परिष्करण करना है, उसको फिल्टर करके फिर से उस जल को तब खुले स्थानों में फेंका जाए, क्योंकि जो केमिकल युक्त जल है वो भूमि में मिट्टी में मिल जाने के कारण उसकी गुणवत्ता को क्या कर सकते हैं, समाप्त कर देते हैं, जिससे भूमि निम्नीकरण की ओर बढ़ती है। तो ऐसी स्थिति में उसके जल को परिष्कृत करके तब हम उस जल को अगर कहीं भी फेंकेंगे या उसका यूज भी कर सकते हैं सिंचाई के लिए, या फिर कहीं बहाते भी हैं तो उसका नुकसान नहीं होगा। तो इस तरह से भूमि के निम्नीकरण के ये उपाय किए जा सकते हैं। डियर स्टूडेंट, आज आप इस वीडियो में आपका टॉपिक में भूमि के निम्नीकरण के कौन कौन से कारण थे, क्या है भूमि का निम्नीकरण, क्या स्थितियाँ हैं इस समय वर्तमान समय में, संरक्षण के क्या क्या उपाय किए गए, उसके संदर्भ में आपने अध्ययन किया। तो आज के इस वीडियो में इस विषय बस को ही समाप्त करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फिर से मिलते हैं। धन्यवाद।